कल की तरह आज भी हम क्लास को आगे लेके चलते हैं और सब्जेक्ट जैसा मैंने डिक्लेयर किया था वही सब्जेक्ट पे बात होगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टू क्लास। वन थिंग मोर, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। कल जो मैंने क्लास ली थी सभी को पता है, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स की क्लास। इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो था वो चल रहा था शेयर मार्केट, शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज पूरा नहीं हुआ था। कुछ बहुत अच्छे अच्छे शब्द, उसकी व्याख्या और कुछ मार्केट्स के बारे में बात बाकी थी। और करंट अफेयर्स में मार्च का चल रहा था। 4 तारीख पे थे हम। 4 तारीख से एक दो सवाल और बनते हैं, फिर 5 मार्च की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले इकोनॉमिक्स का जो लगभग हाफ एन आवर का है उसे पूरा कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा है 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक ये डेमो ट्रायल क्लास है जो आप लोग फ्री में बेटा वॉच कर रहे हैं। और 27 तारीख के बाद से ये पेड सर्विस में चला जाएगा। तो जो लोग इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि आप हमें या इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट कर लें। स्टडी 24x7 पे जाइए या हम एक रेफरेंस नंबर देंगे और उसमें पेड का स्कीम आएगा, पेड कर दीजिएगा। ऑनलाइन सिस्टम ही पेड का है, कोई इशू नहीं है। जिन्हें कोई दिक्कत हो हमें फ़ोन करिए या जो मैं रेफरेंस नंबर दूंगा मिस्टर पांडेसर का, उनसे बात कर लीजिएगा। दिक्कत आपको नहीं आएगी। रही बात कोर्स के विश्वसनीयता की, तो मैं बस यकीन दिलाता हूं, यह कोर्स अगर एक बच्चा भी एडमिशन लेता है, सिर्फ एक, तो भी ये कोर्स 6 महीने तक चलता रहेगा। मैं इसे बंद करने वाला नहीं हूं। कम से कम विद्यार्थियों के हित में एक शिक्षक के नाते मैं ये सोच सकता हूं, नो डाउट। तो ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ है कि जैसा मैंने कहा हुआ है कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं दूर दराज के जो आना चाहते हैं, और बहुत सारे करीब 50 से ज़्यादा बच्चे हमसे संपर्क किए हैं एडमिशन लेने के लिए। तो ये सब एडमिशन ले रहे हैं। मैंने ही रोका हुआ है कि 2-4 दिन डेमो क्लास है, लीजिए और इत्मीनान से बेटा फीस सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सबको जानता हूँ, नोन है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज़ है। और आज और कल हम आपको कुछ शेड्यूल फिर भेजेंगे क्लास का। वो जो शेड्यूल होगा वो इस तरह से, जैसे मैंने आपको 5 डेज 6 डेज का शेड्यूल भेज दिया कि टाइमिंग क्या होगी और शेड्यूल में क्या क्या होगा सब्जेक्ट वाइज। और हमने ये भी बताया कि कौन सा विषय लगभग कितने घंटे की पढ़ाई होगी, कौन कौन से पार्ट को ABC कहा जाएगा, 1 कहा जाएगा। अब हर विषय के हर पार्ट का कुछ नंबर ऑफ वीडियोस होंगे। उस हर वीडियोस को मैं एक कोड दूंगा, 1 2 3 ABC जो भी है, एक कोड दूंगा, ताकि बच्चों को कभी भी बैकअप क्लास लेने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े, अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो वो शेड्यूल मैं आज और कल 2 दिन लग जाएंगे, इशू कर दूंगा। याद रहे 21 से 27 फ्री ट्रायल क्लास, उसका पेड सर्विस। 21 से 27 में हमने 6 डेज वीक कहा हुआ है, और आज सैटरडे, आज भी हम आपको क्लास दे रहे हैं। और कल संडे है, कल मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे की क्लास दे ताकि आपका लिंक बना रहे। मंडे फिर क्लास होगी और ट्यूसडे से पे सर्विस की ओर हम बढ़ जाएंगे। और आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि जहां कोई कमी हो जरूर सुझाव दीजिए। जहां आपको दिक्कत आए जरूर हमसे बात करिए, हमारे टेक्निकल टीम से बात करिए, मैनेजमेंट टीम से बात करिए। स्टडी 24x7 से संपर्क करिए, बात करिए, या हमें बेटा पर्सनली व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा कल जो मैंने पढ़ाया था शेयर बाजार, उसमें जो कुछ छूटे हुए चीज़ थे उसको आज मैं डील करूंगा। तो क्या डील करूंगा, एक नज़र बोर्ड पर, एक नज़र। ठीक है,
एक नजर बोर्ड पर। इकोनॉमिक्स की क्लास है, टॉपिक आपका है शेयर मार्केट, सो कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब हम आपको पढ़ा रहे थे नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स इंडेक्स। तो कल हमने आपको पढ़ाया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और उसके इंडेक्स का नाम, जैसा आपको मालूम ही है, कुछ इंडेक्स बताया था। फिर उसमें अभी बहुत ऐसे 7-8 इंडेक्स और जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम अभी बाकी है जो पढ़ाएंगे। उसके बाद हम आएंगे जॉबर्स पे। जॉबर यानी दलाल, जो 2 प्रकार के होते हैं, इंक्रीजर डिक्रीजर, और जिसे तेजड़िए मंदड़िए, जिसे बुल और बियर के नाम से भी जाना जाता है। जब तेजड़िए और मंदड़िए अपने अपने समय में बाजार पर हावी हो जाते हैं, बाजार पर हावी हो जाते हैं, तो उस मार्केट का नाम बुल मार्केट या फिर बियर मार्केट हो जाता है। जब मार्केट चढ़ रहा होता है तो बुल मार्केट, और जब मार्केट डाउन में जा रहा है, जो आजकल जा रहा है मोस्टली, तो बियर मार्केट हो गया। हमने कर्व ट्रेडिंग भी पढ़ानी है। कर्व ट्रेडिंग क्या होता है, जिसे डब्बा बंदी कहते हैं। मार्केट मेकर किसे कहते हैं वो भी बताना है। सर्किट ब्रेक कब कब लगता है, जो अभी 2 बार 3 बार सर्किट ब्रेक लगा था, उस पर बताएंगे। तो ये हमारा आज का कुछ पॉइंट्स है जिसको हम डील करने जा रहे हैं। तो चलिए डीलिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के में बात हो रही थी, जिसको हम सिनॉप्सिसली फिर एक बार कह दें। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक जॉइंट वेंचर कंपनी के तौर पे है, जो प्राइवेट लोगों का है। ये मुंबई में दलाल स्ट्रीट नाम के जगह पर है। 1875 में इसे ओपन किया गया था। पर मैं आपको बता दूं, बम्बई के कुछ कॉटन ट्रेडर्स थे जो स्थानीय थे, पारसी समुदाय के भी लोग थे उसमें। ये सब मिल करके इन्होंने 1850 के आसपास अपने कॉटन के ट्रेड्स शुरू किए, बोली लगाना शुरू किए एक बरगद के पेड़ के नीचे। और फिर हम देखते हैं बहुत जल्दी 67 में इन लोगों ने जो है एक अपना सिस्टम विधिवत रूप से ओपन कर दिया, और 1875 में उस वक्त के हिसाब से उसे एफिलिएशन मिल गया और विधिवत रूप से उसकी एक बिल्डिंग बन गई, स्थापना हो गई और चलता रहा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब हम आज़ाद हुए तो 1956 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान्यता दी और उसको एक्ट के तहत सिस्टमाइज कर दिया गया। ये कहानी है। तो एशियाज ओल्डेस्ट है, वहां पर कई कंपनियां इनरोल हैं। उनमें से देखते हैं कि बहुत सारे जो हैं उनके कैप्स बने हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। अब जो है उसमें बताया कई सारे इंडेक्स हैं, इंडेक्स यानी डिस्प्ले बोर्ड, और इंडेक्स में बताया था एक बेंचमार्क इंडेक्स है जिसका नाम सेंसिटिव इंडेक्स यानी 30 पॉइंट्स इंडेक्स है। फिर बताया था 100 पॉइंट्स इंडेक्स, 200 पॉइंट्स इंडेक्स जिसे डॉलेक्स भी कहते हैं, 500 पॉइंट्स इंडेक्स भी है। इसके अलावे जो बताया था वहां पर क्या है, शरिया इंडेक्स, बैनेक्स बैंक का नहीं, ये है ग्रीनएक्स यानी ऐसी का ऊर्जा उत्पादन कंपनी जो एनवायरनमेंट का ख्याल रखती है। तो इस तरह से मैंने बताए थे, उसे जाने दीजिए। अब आइए नेक्स्ट पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में ओपन हुआ और इसमें भारत सरकार का भी शेयरिंग है और अदर्स के भी शेयरिंग है। ये भी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है और अपना शेयर भी इशू कर सकती है और करती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो बेंचमार्क इंडेक्स है जो बताया था हमने, वो क्या है, निफ्टी। और निफ्टी का अर्थ क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 पॉइंट्स इंडेक्स, दैट्स कॉल्ड निफ्टी। ये भी बात हुई थी। फिर हमने बात करी थी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज का, जो दिल्ली में है, 1947 में ओपन हुआ, जो दिल्ली में 1947 में ओपन हुआ। और इस तरह से देखें तो हम
इसके बारे में बताया था कि यहाँ का एक इस्लामिक इंडेक्स है जो बेंचमार्क नहीं है पर शरिया से रिलेट करता है, ये मतलब है। यहां तक हमने कल बताए थे। अब आज की क्लास रिफ्रेश होने जा रही है। तो आज की क्लास के संदर्भ में मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं और मैं अपनी तरफ से और अपने सभी परिवार गणमान्य लोगों की तरफ से कह रहा हूं, रमजान का पवित्र महीना आज 25 तारीख से शुरुआत हो चुकी है। हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, हमारी बहुत सारी मुंह बोली बहन हैं जो इस्लाम में विश्वास करती हैं, रखती हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई मुंह बोली हमारी बहनें हैं, वो मुंह बोले भाई हैं, बहुत सारे तो पारिवारिक रिश्ते जैसे बने हुए हैं, बहुत हमारे इतने अभिन्न मित्र हैं, हंसी मजाक सब चलता है, खान पान आना जाना सब। एक्चुअली ये 2-3 पीढ़ियों से हमारे परिवार के साथ ऐसा है, हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारा जो गांव है उसके 3 तरफ हमारे मुसलमान बंधुओं का भी गांव है और पता ही नहीं चलता कि कैसे हम लोग रहते हैं, कैसे खाते पीते हंसते उठते बोलते रहते हैं, सुख दुख सब में शरीक होते हैं। तो याद रहे, सिर्फ टेलीविज़न के नज़रों से दुनिया को ना देखें, ना अपने समाज को देखें, आपकी अपने नज़र भी इनायत होनी चाहिए। तो हमारी तरफ से, सुनील कुमार चौधरी की तरफ से, हमारे तमाम कंसर्निंग मुस्लिम भाई बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ रमज़ान मुबारक। चलिए अप टू द पॉइंट, अब क्लास पे आ जाए। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्लियर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्लियर, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज क्लियर। भारत के 3 इंपॉर्टेंट क्लियर। ओल्डेस्ट क्या था? मुंबई था, दैट्स ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट की फॉरेन में कुछ स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो फॉरेन में एक स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, वहां के 2 इंपॉर्टेंट इंडेक्स की बात करें। एक है डी जोन्स यानी डाउ जोन्स, शॉर्ट में डी लिखा होता है, डाउ जोन्स। दूसरा है नास्डैक। नास्डैक बेंचमार्क है और डी जोन्स भी। तो याद रखिएगा, ऐसे पूछेगा डी जोन्स क्या है या नास्डैक क्या है, तो जवाब देंगे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है, एन इंडेक्स ऑफ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कॉल्ड डाउ जोन्स एंड सेकेंड वन कॉल्ड नास्डैक। बहुत सिंप्लीफाइड में रिश्ते में आएगा। हाँ, एक क्वेश्चन कई सालों से पूछे जा रहे थे, पिछले 3-4 सालों से नहीं पूछ रहा है वो ये, क्योंकि ये ट्रेंड खत्म हो गया कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इनलिस्टेड होने वाली भारत की पहली कंपनी कौन? विप्रो कंपनी, जो हमारे अजीम प्रेम जी की विप्रो कंपनी है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। अजीम प्रेम जी टॉप 10 के रिचेस्ट लिस्ट में आते हैं। बहुत ही सिंपल साधे हैं, अपने 10-20 मंजिल वाले ऑफिस में सीढ़ी से ही चढ़ते हैं, अब तो बुजुर्ग हो गए। भारतीय वस्त्र से बने भारतीय वस्त्र ही पहनते हैं, ये भी उनकी है, भारतीय सूत से बने, तो है बहुत सारी चीजें, लेट इट गो। दूसरा सवाल कि नास्डैक में इनलिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी, तो इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, ये 2 बात ध्यान में रखना है। चलिए, अब अमेरिका को छोड़े, अब आते हैं हम जापान। जापान के टोक्यो शहर में एक ऐसा ही स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। अब यहां का एक इंडेक्स जो बेंचमार्क है निक्की, तो निक्की स्टॉक मतलब टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसका नाम क्या है? निक्की। याद रखिएगा, 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट, अब आ जाइए चाइना, संघाई स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम लोग SSE के रूप में देखते हैं, संघाई स्टॉक एक्सचेंज, उसमें क्या है? तो कंपोजिट 5। तो याद रखिएगा, संघाई स्टॉक एक्सचेंज का जो बेंचमार्क इंडेक्स है जिसका नाम है कंपोजिट 5, जैसे हमारा सेंसेक्स। अब आ जाइए कॉस्पी, यानी जो सियोल है,
साउथ कोरिया में सियोल स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पर जो मेन इंडेक्स है यानी बेंचमार्क, उसका नाम है कॉस्पी, ये याद रखिएगा, उसको कॉस्पी 30 भी कहते हैं। अब आ जाइए हांगकांग, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, उसका बेंचमार्क इंडेक्स का नाम है हैंग सेंग, हैंग सेंग, बहुत बार पूछ चुका है। अब आइए सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज सिंगापुर सिटी में है और वहां का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसका नाम है स्ट्रेट टाइम्स, स्ट्रेट टाइम्स, ये याद रखिएगा, इस तरह से सवाल आते हैं। तो आपने देखा सिंगापुर का, हांगकांग का, जापान का, सियोल साउथ कोरिया का, चाइना का, इंडिया का मैंने देखा। अब मैं आपसे कुछ वर्क दे रहा हूं ताकि इंटरेस्ट आपका बढ़े। जर्मनी का, इंग्लैंड का, फ्रांस का, ये 3 का स्टॉक एक्सचेंज ढूंढिए, रोज आपके अखबार में आता है, नो डाउट, ये ध्यान में रखिएगा रोज, तो ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज और उससे रिलेटेड इंडेक्स की बात हो गई, ठीक है, तो इस चीजों को हम क्लियर कर लें। मैंने क्या कहा था, नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये क्लियर है आपका। अब हमारा जो टॉपिक होगा ये जॉबर के ऊपर, उस पर बात करते हैं। लिस्ट नेक्स्ट जो है आपका वो देखिए, जॉबर, इंक्रीजर, डिक्रीजर, तेजड़िए, मंदड़िए, बुल, बियर, और उसी से कारण बुल मार्केट, बियर मार्केट, और ग्राफ पे नजर डालिए। जिस समय बाजार ऊपर चढ़ रहा है, एरो ऊपर की ओर है, वो बुल मार्केट, जिस समय बाजार नीचे की ओर जा रहा है उसको कहते हैं बियर मार्केट। क्या इसका कॉन्सेप्ट है, डील करते हैं, ठीक है, इसको देख लीजिए, अब इसी पे डीलिंग होगी। लुक, आए दिन आप मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, टेलीविजन की दुनिया में आप जब रहते होंगे तो वॉच करते होंगे, ठीक है, जरा समझिए। शेयर बाजार में एक कंपनी अपना शेयर बल्क में, ठीक है, बेच देती है, जिसे खरीदता है शेयर मार्केट का मेंबर, मेंबर को कहते हैं जॉबर, जॉबर्स कह लीजिए प्लूरल में, जॉबर। जॉबर का हिंदी अर्थ है दलाल, यानी शेयर मार्केट का रजिस्टर्ड मेंबर, जिसे शेयर मार्केटिंग करने का अथॉरिटी आती है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, ये याद रखिएगा, तो ध्यान देंगे। मैंने एक शब्द यूज किया, जॉबर, एक्चुअली कंपनी से बल्क में जॉबर ले लेती है और फिर वो रिटेल में अपने अंदर के स्टाफ, जिसको शेयर ब्रोकर कहते हैं, के माध्यम से हमारे आपके तक वो कंपनी के शेयर को बेचती है। वो तो बल्क में ले लिया, ये याद रखिएगा ऐसे, और उसके बाद वो बेचती है। वो गारंटी दे दिया कंपनी को कि हमने आपके सारे शेयर ले लिए, अब मैं इसे बेचूंगा, जो बिक गया ठीक है, जो नहीं बिका वो मेरा शेयर है, मैं ले लिया, ये चीज है, समझिए, बड़ा हॉकर के रूप में है। तो चलिए, तो जॉबर्स, जॉबर्स क्या है, पहला, जॉबर्स का पहला उल्लेख समझिए, शेयर मार्केट का रजिस्टर्ड व्यक्ति, मेंबर, सदस्य। दूसरा, जॉबर को कहते हैं मार्केट मेकर्स, बाजार निर्माता, ये समझिए, वही बाजार को कहते हैं, मेक एंड मार उसी के हाथ में। 2 पॉइंट। तीसरा, चलिए, जॉबर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप ऑफ जॉबर, जॉबर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक को कहते हैं तेजड़िए, तेजड़िए को इंग्लिश में इंक्रीजर, और किसी जानवर से रिलेट करके उसका जो नाम है उसके चलन पर तो कहते हैं बुल। सांड हमेशा सिर उठा के चलने वाला जानवर है, तो सिर उठाना यानी ग्राफ में अगर एरो ऊपर की ओर है तो समझिए कि एरो ऊपर की ओर है तो समझिए कि मार्केट ग्रो कर रहा है, तो वो बुल मार्केट से डील होता है, दिखाया जाता है, समझाया जाता है।
और बियर मतलब भालू। दूसरा जो जॉबर है उसका नाम है क्या? मंदड़िए, डिक्रीजर। और उसको सिंबलाइज किससे करते हैं? भालू से, बियर। और जब ये बाजार पर हावी होगा तो उस मार्केट को बियर मार्केट बोलेंगे। यानी जब बाजार नीचे के तरफ जा रहा होता है, औंधे मुंह गिर रहा होता है, तो इसको 1.5-2-3 महीने में तो आपने देखा मार्च अप्रैल में क्या हाल हो गया, तो ये बियर मार्केट। तो चलिए, जॉबर दो प्रकार के होते हैं, रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं, इन्हें मार्केट मेकर कहते हैं। अब इनको ये नाम क्यों मिलता है बियर और बुल, तजड़िए मंदड़िए क्यों कहते हैं? ध्यान देंगे, पहले सुनिए फिर ये ग्राफ पे नजर डालेंगे तो समझ जाएंगे। तेजड़िए इंक्रीजर एक जॉबर है। ये वो व्यक्ति है, सदस्य है, जो मार्केट में जितने भी कंपनीज के शेयर्स हैं उस पर यह नजर रखती है कि कब ये ग्रो करेगा, कब ये ग्रो करेगा। तो जो ग्रोविंग सिचुएशन है उस पर स्टडी करता रहता है, और लोगों को जो शेयर बेचता है उसके पीछे उसकी ये होती है कि वो ये कन्विंस करता है खरीदने वालों को कि आप इस कंपनी का शेयर खरीदिए, इस कंपनी के शेयर अब ग्रो करने वाले हैं, बढ़ेंगे कीमत इसकी, यानी आप इन्वेस्ट करिए, यानी आप शेयर खरीदिए, यानी अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर ही हो गया इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, टू परचेज शेयर। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा लिवाली, शुद्ध हिंदी में लिवाली, लेना। तो लिवाली इन्वेस्टमेंट, परचेजिंग ऑफ शेयर, ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। तो ये जो काम करता है उसे कहते हैं तेजड़िए, और वो फ्यूचर क्या दिखाता है कि ग्रो करेगा मार्केट, ये शेयर पर्टिकुलर बढ़ेगी, इन्वेस्ट कर लीजिए, भविष्य में आपको ये ज्यादा प्रॉफिट देगी। ये काम है इंक्रीजर का, ये ध्यान में रखेंगे। पॉइंट क्लियर? चलिए, वो जितना भी शेयर बेचता है तो याद रखिएगा, एक शेयर विद इन वन ऑफिशियल टाइम, यानी एक दिन में, किसी भी एक तारीख में विद इन ऑफिशियल टाइम क्या 3 बार बेचा जा सकता है, ऑब्वियसली 3 बार खरीदा जा सकता है। पहले ये 1991 के ऐसे पहले अनलिमिटेड था, अब 3 बार, चलिए लीगली। तो हर बार खरीदने और बेचने पर वो कमीशन लेता है जॉबर, वही उसकी कमाई है। और कमीशन जनरली पर शेयर उसका होता है 0.25 यानी 25 पैसे से लेके 0.75 75 पैसे तक हो सकता है। वैसे डीलिंग्स कुछ भी हो, लेकिन जनरली 25 पैसे से 75 पैसे होते हैं पर शेयर। तो सोच लीजिए, ये मतलब है। आइए अब देखते हैं मंदड़िए। मंदड़िए भी एक जॉबर है, और वो उसका अनुमान ये होता है, हमेशा स्टडी करता है कि ये जो शेयर ग्रो किया है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ये आएगी और उसके बाद वो डाउन हो जाएगा। तो एक एक्सट्रीम पोजीशन आएगा और उसके बाद वो डाउन हो जाएगा, यानी रेट उसका कम होगा। ठीक है ना, रेट कम होगा। तो मंदड़िए हमेशा ये कहता है कि पर्टिकुलर शेयर भविष्य में इस टाइम तक डाउनफॉल होगा, इसीलिए एक काम करो कि इस शेयर को जितनी प्रॉफिट हो सकती थी आ चुकी है, अब बेच डालो, सरेंडर कर दो, प्रॉफिट कट कर लो, डिस इन्वेस्टमेंट कर लो, बेच दो, यानी बिकवा ले। तो मंदड़िए का जो स्टडी है वो ये कि कौन सा शेयर मैक्सिमम जा रहा है, अब उसके बाद वो कांस्टेंट होकर के डाउनफॉल में जाएगा, उससे पहले अपने ग्राहकों को कहता है कि ये शेयर अब तुम बेचो, प्रॉफिट कट करो। तो प्रॉफिट कट करना मतलब बेचना, बेचना यानी सरेंडर। इसका मतलब हुआ डिस इन्वेस्टमेंट, विनिवेश। और इसका कुल मतलब यह हुआ क्या कि आपने वापस कर दिया क्या, शेयर, और पैसे निकाल लिए। तो शेयर वापस कर दिया तो ऑब्वियसली शेयर का डिमांड घट गया, लोग बेच रहा है शेयर तो डिमांड घट रहा है शेयर का। तो शेयर तो लिमिट होता है, अगर 1 करोड़ शेयर है किसी कंपनी का तो 1 करोड़ ही रहेगा जब तक कंपनी खुद डेड ना हो जाए सील से, बाय लॉ, तब तक शेयर बना रहता है। तो इसका मतलब हुआ डिमांड हो गया कम, शेयर बढ़ता चला गया, नतीजतन शेयर की वैल्यू गिरेगी और बहुत ही भेड़ चाल होती है।
आप इसे कास्केड इफेक्ट के रूप में देख सकते हैं। जैसे टैक्स में वैट जो था उससे पहले कास्केड इफेक्ट होता था, ठीक वैसे ही आप समझिए कि कास्केड इफेक्ट यहां भी होता है। ठीक है ना। तो चलिए अब समझ आया। मंदड़िए ये कहकर बेचते हैं चीजों को कि भविष्य में भैया ये शेयर प्रॉफिट नहीं देगा, लॉस में जाएगा, आज ही बेच लो। तो मंदड़िए जब बाजार पे हावी हो जाते हैं तो बाजार नीचे की ओर जाता है। अभी मंदड़िए हावी है, ये इतना समझ लीजिए। ठीक है। अभी फेसबुक ने रिलायंस जियो का खरीद लिया है तो थोड़ा सा लगभग 700-800 चढ़ गया है। तो चढ़ गया तो समझिए तुरंत कौन हावी हो गया? तेजड़िए। और जैसे डाउन जाएगा कौन हावी होगा? मंदड़िए। वो हर दिन का खेल है, तो ये याद रखिए। ठीक है। तो चलिए तेजड़िए मंदड़िए समझ गए। तो याद रखना है शेयर लिमिट होता है, डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी चलती है कि शेयर अगर ज्यादा लोग खरीद रहे हैं तो शेयर कम होता जा रहा है, डिमांड बढ़ता जा रहा है तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो ग्राफ ऊपर की ओर दिखाएगा। यानी तेजड़िए हावी है, शेयर लोगों को कह रहा है खरीदो खरीदो, इन्वेस्ट करो। मंदड़िए बेचो बेचो बेचो, आगे प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, बेचो बेचो, यानी बिकवाली, बेच दो, डिसइन्वेस्टमेंट, कटिंग प्रॉफिट। और ये भेड़ चाल होती है। याद रहे ग्रोथ धीरे धीरे होगा और जो डाउन होगा सडनली होगा। 1 लाख लोगों ने अभी अपना पैसा निकाला, 1 घंटे बाद 2 लाख लोगों ने निकाला, कल 5 लाख लोगों ने निकाला, परसों तरसों अगर निकालने जाएगा तो बहुत कम पे आ जाएगा। भेड़ चाल होती है, कास्केड इफेक्ट। चलिए तो चलिए तेजड़िए और मंदड़िए मेरा ख्याल है समझ लिए। इसी जॉबर के यहां डीमैट, डीमेटराइजेशन अकाउंट खुलता है और उसी में उसे कोड नंबर मिलता है और उसी कोड नंबर से कोई भी व्यक्ति अपना शेयर बाजार में शेयर खरीदता और बेचता है। ठीक है। हम रिक्वेस्ट करते हैं तो अलॉटमेंट होता है। ये तो ये तो चलिए जॉबर्स क्लियर हो गया। मार्केट मेकर कहलाता है, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। हर्षद मेहता का नाम सुना होगा, केतन पारीख का नाम सुना होगा, और एक पर एक अभी हैं जॉबर्स। ठीक है, बहुत पैसे वाले होते हैं। तो जॉबर्स इंक्रीजर डिक्रीजर, तेजड़िए मंदड़िए, बुल और बियर। तो याद रखिए जब तेजड़िए, बुल यानी तेजड़िए, जब ये मार्केट पर अपनी पकड़ बनाया है तो मार्केट ऊपर की ओर चढ़ेगा और इस मार्केट को, जो ब्लैक साइन के बीच में है, इस मार्केट को हम कहेंगे बुल मार्केट। जब नीचे की ओर जाएगा बाजार, यानी डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा है, बिकवाली चल रहा है, प्रॉफिट कट चल रहा है, जो आजकल हो रहा है, तो इस तरह से देखेंगे मार्केट नीचे जा रहा है तो इस फेज का नाम होगा बुल नहीं बियर मार्केट। और भालू क्या होता है? सिर झुका के चलता है। एनिमल कैसा है? स्लॉथ एनिमल है, आलसी है, तो उसको इस तरह से दिखाते हैं पेपर में। तो बुल और बियर मार्केट ग्राफ से समझ गए। हावी कब होता है, किससे रिलेट है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट की ओर एक वर्ड आया बेटा, कर्व ट्रेडिंग, डिब्बा बंदी। इसको समझते हैं। रूल कहता है कि शेयर की जो खरीद बिक्री होगी, अलॉटमेंट एंड व्हाट्सएवर, वह जनरली मान लेते हैं 9:30 बजे ऑफिस खुलता है और 3:30-4 में ऑफिस बंद हो जाता है। उसका रजिस्टर मेंटेन होता रहता है तो 5 बजे तक ऑफिस बंद हो जाता है। तो ये ऑफिशियल टाइम में जो इनसाइड ऑफ बिल्डिंग एट प्रॉपर प्लेटफॉर्म से जो बिजनेस होता है वो लीगल बिजनेस है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आफ्टर ऑफिस टाइम, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ ऑफिस, आफ्टर ऑफिस टाइम, outside of the premises of share market, when the people doing such type of the share purchasing selling business called curve trading, डिब्बा बंदी।
बहुत सिंपल। जब ऑफिस का आवर खत्म हो जाए और शेयर मार्केट के कैंपस से बाहर, ऑफिस से बाहर कोई व्यक्ति ये कारोबार कर रहा है तो इसे क्या कहते हैं? कर्व ट्रेडिंग, डिब्बा बंदी, जो इलीगल ट्रेडिंग है। इलीगल, ये ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन कई बार आए। ये हो सकता है कि वो ऑफिस टाइम में भी पर आउट ऑफ कैंपस ये काम कर रहा हो। इसको कैसे समझे? तो देखिए, लाइसेंस बनवाने जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके लिए एक पर्टिकुलर कैंपस है जहां गाड़ी चलाते हैं, टेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद पर्टिकुलर जगह ऑफिस में जाकर के सीटिंग में आकर के एग्जाम देते हैं, 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तब अगर परफेक्ट लगता है तो लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन बहुत लोग आपको कहते हैं ना, लाइन में आपको लाइसेंस दिला देता हूँ, राशन कार्ड बनवा देता हूँ, आधार कार्ड बनवा देता हूँ, पासपोर्ट बनवा देता हूँ, इनडायरेक्ट चैनल से कहता है ना। तो ऑफिस टाइम में ही काम होता है, पर उस बिल्डिंग में उस जगह थोड़े काम करता है, कैंपस के बाहर, बिल्डिंग के बाहर, यही ना होता है। और देख सकते हैं कहीं भी आप। तो ये मतलब हुआ, ये हुआ इलीगल, इसको कहते हैं कर्व ट्रेडिंग। ठीक है, चलिए, एक पॉइंट क्लियर हो गया। तो कर्व ट्रेडिंग से फ्री हो जाए। कर्व ट्रेडिंग, इलीगल सेलिंग, परचेजिंग ऑफ शेयर्स out of share markets premises and after closing time of office. अगला पॉइंट है जो मैंने यहां लिखा है वो समझ लीजिए। पहले हमने लिखा है सर्किट ब्रेक 10% for 1 hour, if 15% for further 2 hours, if 20% or above rest of day। ठीक है, तो क्लोज स्टॉक एक्सचेंज। अब इसको समझाता हूं। जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज का, ध्यान में रखिएगा, जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है किसी भी इंडेक्स का, उसका एक बेस ईयर होता है, आधार वर्ष। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेस ईयर 1979 माना जाता है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेस ईयर 1989 माना जाता है, ऐसे ही हर स्टॉक एक्सचेंज का एक बेस ईयर होता है। ठीक है, तो बेस ईयर माना गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, और बॉम्बे स्टॉक का बेस ईयर को 10,000 पॉइंट माना गया। ठीक है ना, तो अभी 10,000 पॉइंट के हिसाब से। पर चलिए मान लेते हैं कि आज 40,000 आंक बिंदुओं को, पॉइंट्स को पार कर गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स, या एक्चुअली बेंचमार्क पे सेंसेक्स लिख देगा कि इतना पार कर गया। ठीक है, पार कर गया, पर जरा सोचना है, अचानक अगर किसी भी वर्किंग डे में, ऑफिशियल टाइम में वर्क हो रहा है और 10% का फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव, ठीक है, 10% का उतार चढ़ाव अगर होता है, मान लीजिए 40,000 है तो 4,000, तो अगर 4,000 का उतार चढ़ाव हुआ तो क्या होगा, ये बताओ। लेकिन मैंने पहले कहा बेस ईयर होता है, उस बेस ईयर से 10%, 15%, 20% निकाला जाता है, बेस ईयर से, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो बेस ईयर का 10,000 था, उसके हिसाब से। तो जब कभी भी एक ही टाइम में, एक ही दिन में, किसी भी वक्त 10% का अगर फ्लक्चुएशन होता है, ग्राफ ग्रोथ कर जाता है या डाउन चला जाता है,
तो ऑटोमेटिकली जितने भी लोग कंप्यूटराइज वे में ट्रेडिंग कर रहे हैं उस ऑफिस में, ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेक कर जाएगा, ऑटोमेटिकली ठप पड़ जाएगा और कोई कारोबार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 1 घंटे के लिए सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ताकि इंस्पेक्ट कर ले सेबी से लेकर के ट्रेडर सब कि क्या गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कहीं कोई हेज फंडिंग वाला सिस्टम तो यहां नहीं हो रहा है, कोई मार्केट जबरदस्ती आर्टिफिशियली तो नहीं बना रहा है या बिगाड़ रहा है। तो ये सब देखा जाता है कि मामला क्या है। तो पूरे इंस्पेक्शन के ख्याल से 1 घंटे ट्रेडिंग रोक दी जाती है ऑटोमेटिकली, जिसको कहते हैं आप लोअर सर्किट ब्रेक। लोअर सर्किट ब्रेक, मिडिल सर्किट ब्रेक, हायर सर्किट ब्रेक। ये अभी अभी 2 बार लगे हैं, मार्च में 2 बार लोअर सर्किट ब्रेक, और 1 घंटे के बाद फिर ऑटोमेटिकली ट्रेड होने लगेगा। अब 15% अगर फ्लक्चुएट होता है एट ए टाइम, तो क्या होगा, 2 आवर्स के लिए ब्रेक लग जाएगा, सर्किट ब्रेक ऑटोमेटिकली। आफ्टर 2 आवर्स विल रीओपन। और अगर 20% के लिए लग गया तो मान लेते हैं कि 12 बजे ये हुआ है, तो 5 बजे तक ऑफिस चलती है, तो अगले 5 घंटे टिल लास्ट टाइम ऑफ द ऑफिस ऑन दैट डेट विल क्लोज्ड शट डाउन ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेक। ये चीज है, तो ये याद रखिएगा। 10%, 15%, 20%, 1 घंटा, 2 घंटा, रेस्ट ऑफ डे के लिए सर्किट ब्रेक हो जाता है अगर मार्केट में कभी भी इस तरह के उतार या चढ़ाव होता है तो। और ये आपने देखा, और ये क्वेश्चन खूब आ रहे हैं सर्किट ब्रेक का, थोड़ा लेवल बढ़ेगा कॉमन क्वेश्चन हो जाता है कि सर्किट ब्रेक होता क्या है। तो ये सर्किट ब्रेक आप समझिए, ठीक है। तो चलिए, सर्किट ब्रेक का सिस्टम समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डीमैट अकाउंट क्लियर, सर्किट ब्रेक क्लियर। अगला आप देखिए, टाइप ऑफ शेयर क्लियर, some important stock exchange and their index also clear, the role of SEBI clear। यही तो सवाल होता है, और क्या सवाल होता है? तो आप लोग के लेवल पे यही सवाल है बेटा, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकता, यकीन मानिए, ठीक है। ये ध्यान में रखिए। तो मैं शेयर मार्केट को समाप्त कर रहा हूं, ये ध्यान में रखिएगा, प्लस 3 बातों को कहते हुए। बेटा, जब कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर 500 से कम शेयर रखता है, तो उसे जिस कंपनी का वो शेयर होल्डर है, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन में वोट देने का राइट नहीं होता। जो 500 या उससे ऊपर का शेयर रखता है, उसी को यह राइट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन में वोट कास्ट करे। ये बदलाव, चाहे वो 500 प्लस शेयर वाले हों या 10-20 शेयर वाले हों, जो जनरल इक्विटी शेयर होल्डर है, दोनों को मिला के उन्हें कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर, निष्क्रिय सदस्य, निष्क्रिय हिस्सेदार। याद रखिएगा, स्लीपिंग पार्टनर, निष्क्रिय हिस्सेदार। चलिए, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू बी एंड शेयर मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ओके, इफ हैव यू एनी क्वेश्चन यू कैन ask. If any dispute, confusion, definitely you have to speak and ask. चलिए, नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या उठा ले? डिमांड टॉपिक है कोई तो बताइए।
देखिए बेटा, इकोनॉमी में टॉपिक बहुत है, नो डाउट। मैं कुछ टॉपिक्स आपके सामने में रख रहा हूं। हालांकि आजकल में वो टॉपिक्स भी आपके पास जाएंगे, ब्रोशर में पेज पर ऑलरेडी लोडेड है। जो इकोनॉमिक कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है वहां से बहुत सवाल आते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमी से सवाल आते हैं। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से भी सवाल खूब आते हैं। 5 ईयर प्लान जो अब समाप्त हो गया, पर आज भी वो सवाल के तौर पर देखे जाते हैं। तो 5 ईयर्स प्लान इंपॉर्टेंट। एक है सम इकोनॉमिक प्लान इन इंडिया बिफोर फ्रीडम। यहां से सवाल बनते हैं। ये एक छोटा टॉपिक है, इस छोटे से टॉपिक को उठाया जा सकता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। मैंने क्या कहा? सम इकोनॉमिक प्लान बिफोर फ्रीडम ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Some economic plan in India before freedom। तो आपको मालूम है, जो सबसे पहला है 1984 विश्व सोरैया इकोनॉमिक प्लान। जो सेकंड है 1938 कांग्रेस प्लान known as नेहरू बोस प्लान। बोस है बेटा। थर्ड 1942 मुदलियार कमिटी ऑन इकोनॉमिक प्लान। फोर्थ 1944 बॉम्बे प्लान। फिफ्थ 1944 गांधीयन प्लान। एक और आ जाएगा बेटा, ठीक है। सिक्स्थ 1945 पीपल्स प्लान। ठीक है, लिसन केयरफुली। ध्यान देंगे। तो मैंने कहा सम इकोनॉमिक प्लान इन इंडिया बिफोर फ्रीडम, आजादी से पहले भारत में कुछ प्लान। मैं एक बार नेम चांट कर देता हूं। 1934 में आया विश्व सुरैया इकोनॉमिक प्लान। 1938 में आया कांग्रेस प्लान, जिसे एक और नाम मिला नेहरू बोस प्लान। 1942 में आता है मुदलियार कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स प्लान है। 1944 में बॉम्बे प्लान, 42 में ये, और बॉम्बे प्लान 44 में। फिफ्थ नंबर पे 1944 अगेन गांधीयन प्लान।
और 1945 में पीपल्स प्लान। ठीक है, ये याद रखिएगा। हम देखें विश्वेश्वरैया प्लान को एक नाम मिलता है, ए प्लान ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। कांग्रेस प्लान का नाम क्लियर है, ठीक है, मुदलियार कमेटी क्लियर है। बॉम्बे प्लान को कहते हैं एन इकोनॉमिक प्लान ऑफ इंडिया। गांधीयन प्लान को कहते हैं ट्रस्टीशिप, ठीक है, या थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, ये लिख लीजिए पूरा, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। और पीपल्स प्लान को हिंदी में कहते हैं, सॉरी आपको तो नहीं दिखेगा बेटा, जन योजना। ज्यादा नहीं, 10 मिनट लूंगा, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जस्ट फॉर 10 मिनट्स, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सुनिए, भारत की आजादी के संदर्भ में बहुत सारे नेता लोग तो लगे हुए थे, आम जनता, आवाम, आदिवासी, दलित समुदाय, सभी लोग मिलकर के, युवा बुजुर्ग सब मिलकर के चल रहे थे कि भारत की आजादी हो। लेकिन अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग भी, विद्वान जन भी, अर्थशास्त्री भी लगे हुए थे, और ये लोग सोच रहे थे कि जब भारत आजाद होगा तो इकोनॉमिक प्लान की जरूरत होगी देश की तरक्की के लिए। इस ख्याल से जो सबसे पहला है 1934, दैट्स कॉल्ड विश्वेश्वरैया प्लान, विश्वेश्वरैया योजना, उस पर फोकस करते हैं। पहला 1934 विश्वेश्वरैया इकोनॉमिक प्लान यानी योजना। एक्चुअली एज यू नो दैट इनमें से एक भी इकोनॉमिक प्लान बना तो जरूर, पर ना आजादी से पहले ना आजादी के बाद, नेवर इंप्लीमेंटेड। तो मैंने क्या कहा, जितने भी इकोनॉमिक प्लान मैंने शो किए, ये कभी भी भारत में लागू नहीं हुआ, नेवर इंप्लीमेंटेड बिफोर फ्रीडम, आफ्टर फ्रीडम, पर बना जरूर। और सवाल आ जाते हैं, तो उसमें पहला 1934 विश्वेश्वरैया इकोनॉमिक प्लान। अब इस पर 4 बातों को हाईलाइट करें। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया कंसीडर द फर्स्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया, एंड इवन हिज बर्थडे 15th of September, India celebrate National Engineers Day since 2006. He was engineer and he was civil engineer और सैन्य अभियंता। मैसूर डैम, you know better, ठीक है, मैसूर डैम, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। मैसूर डैम एक तो मैंने ये कहा उनका बनाया हुआ है, दूसरा जो है उनका कोशी प्रोजेक्ट नेपाल में उनका बनाया हुआ है, और बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है, हमें वहां उनके 3 कंट्रीब्यूशन को इकोनॉमिकली लेना है। तो किसने विश्वेश्वरैया प्लान तैयार किया? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, हु वाज सिविल इंजीनियर फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है, एंड इंजीनियर फर्स्ट इन इंडिया। उन्होंने एक बुक लिखी, ए प्लान ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट, ए प्लान ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट बुक रिटेन बाय विश्वेश्वरैया, एंड इन दैट द ऑल अबाउट इट दिस इकोनॉमिक प्लान। तो इसका एक नाम क्या है? ए प्लान ऑफ डेवलपमेंट इंडिया, याद रखिएगा। दूसरी पॉइंट पर आइए, दूसरे शख्स पे आते हैं। 1938 कांग्रेस पार्टी को आप जान रहे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उस टाइम में कहलाती थी। तो कांग्रेस पार्टी के 1936
और 37 में दोनों साल लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट, और लगे हाथ फिर 2 वर्ष 38 एंड 39 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। 39 में उन्होंने रिजाइन भी दे दिया, वो अलग विषय है। तो 1938 में कांग्रेस पार्टी ने एक इकोनॉमिक प्लान तैयार किया कि आफ्टर फ्रीडम व्हाट आई हैव टू डू इन इकोनॉमिक सेक्टर्स टू ग्रो इंडिया। एक प्लान दिया। तो चूंकि कांग्रेस ने बनाया, और कांग्रेस के नेता कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, ये, और उनको सहयोग मिला नेहरू जी का। तो नेहरू जी और बोस के नेतृत्व में यह प्लान प्रिपेयर हुआ, इसलिए नाम पड़ा नेहरू बोस प्लान। ये दोनों विचारधाराओं से लिबरल तो थे ही, लेकिन सोच सोशलिज्म का था, और अच्छी बात है, समाजवादी सोच थी, साम्यवादी नहीं, कम्युनिज्म नहीं, सोशलिज्म। इसीलिए सोशलिस्ट विचार इस पर, अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमिक प्लान पर है। ऐसे सवाल आते हैं, और ये दोनों सोशलिस्ट व्यू के थे। तो एक तो ये बनाए, ये भी लागू नहीं हुआ। फिर 1942 में कांग्रेस पार्टी ने मिस्टर मुदलियार के चेयरमैनशिप में एक कमिटी बनाई इकोनॉमिक अफेयर्स पर कि भारत का देखिए कैसे होगा आर्थिक कल्याण, और प्लान बनाई। इसको कहते हैं मुदलियार कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स। ये भी एक इकोनॉमिक प्लान था, ये भी कभी लागू नहीं हुआ। 1944 में बॉम्बे प्लान आया। बॉम्बे प्लान के संदर्भ में देखिए, बॉम्बे प्लान, देयर आर 8 industrialists of the Mumbai come together to prepare such plan known as nickname Bombay Plan. But actually the name of this proper documents that an economic plan of India, an economic plan of India. तो भारत का आर्थिक योजना, ठीक है, ये इन्होंने नाम दिया। क्योंकि बॉम्बे के उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो नाम दे दिया बॉम्बे प्लान। ये भी कभी नहीं लागू हुआ। मैफतलाल, टाटा, बिरला सब थे, पर कभी लागू नहीं हुआ। 1944 आपको भी मालूम है, गांधी वाज इनसाइड ऑफ द जेल। क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत सारे लोग जेल में थे, और टिल 1944, टिल डेथ ऑफ कस्तूरबा और महादेव देसाई, उसके बाद गांधी जी रिलीज होंगे। तो कहने का मतलब वो जेल में थे। और 1944 जो दिखाता है ये गांधीयन प्लान, गांधी योजना, उसी का एक नाम है ट्रस्ट, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, न्यासिता का सिद्धांत। ठीक है, न्यासिता का सिद्धांत। ये क्या है? गांधी जी ने 1919 से लेकर 1944 के दरमियान भारत में या विदेशों में जहां कहीं भी अखबारों में, मैगजीन्स में, अपनी पुस्तकों में जब कभी भी अपने विचार प्रस्तुत किए, उनमें से जहां कहीं भी इकोनॉमिक कंसर्न व्यूज थे, आइडियाज थे, अप्रोच थे, उनको इकट्ठा करके उनको एक विचारधारा का रूप दे दिया गया, और ये गांधी जी का न्यासिता का सिद्धांत कहलाया, और इसी को कहते हैं गांधी प्लान। और जेल में रहते हुए उन्होंने इसको अलग थलग करके एक प्लान को ले लिया, और इस तरह से इसको कहते हैं गांधीयन प्लान। अब ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है? ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो गांधी प्लान का हिस्सा है, वो ये गांधी जी का इकोनॉमिक सोच ये था कि अर्थव्यवस्था का आधार गांव है। हमारे 80% लोग गांव में रहते हैं, और गांव से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का शुरुआत होनी चाहिए। फिर देखते हैं, गांव में ही जो छोटे छोटे उद्योग लगाने चाहिए, छोटे छोटे मशीन वाले उद्योग लगाने चाहिए, हर व्यक्ति को काम मिले, हर व्यक्ति को हस्तकार करना है, और गांव पंचायत ही अर्थव्यवस्था की इकाई हो, यूनिट हो, यानी क्लस्टर हो। ये उनका सोच था। यानी ये बड़े मशीनों के विरोधी थे। He was against large machine system, large level production system, but he was support to micro level और small level, cottage industry, small scale industry, micro level industries के समर्थक थे। मशीन के ये विरोधी नहीं थे, ये छोटे मशीनों के समर्थक थे, बड़े मशीनों के विरोधी थे। वो कहते थे
कि मशीन ऐसा ना हो कि इंसानों के हाथ से रोजगार ही छिन जाए। मशीन ऐसा हो जो इंसानों के कार्यों को, मेहनत को, कोशिशों को आसान कर दे और उत्पादन को बढ़ा दे। तभी तो आज भी नरेगा में हस्त कार्यों की प्रायोरिटी दी जाती है, बड़े बड़े मशीनों को नहीं लगाया जाता, क्योंकि लोगों को रोजगार देना, ये ध्यान रखिएगा। और उन्होंने कहा कि इस देश के जितने भी उद्योगपति हैं, जमींदार हैं, पूंजीपति लोग हैं, जिनके पास काफी संसाधन हैं, वो अपने संसाधनों के सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें जो एक व्यक्ति विशेष को जीने के लिए जरूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, ये। बाकी धन का इस्तेमाल अपने अय्यासी पर यूं ना करे, न यूं ही छोड़ दे, बर्बाद होने दे। इसका इस तरह से नियोजन करे कि मैक्सिमम लोगों को रोजगार हासिल हो। अर्थात वह जो बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग, जिनके पास देश का संसाधन है, वो इस देश के संसाधनों के ट्रस्टी हैं, न्यासी हैं, विश्वासी हैं। उसका इस्तेमाल वो जनता के हित में करे। और आप तो पढ़ते होंगे गांधी जी के जंतर, टैलिस्मैन ऑफ गांधी जी, नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने खुद कहा कि जो भी कार्य तुम करने जा रहे हो, कार्य करने से पहले ये सोचो कि जो तुम कार्य करने जा रहे हो, क्या इस कार्य से लाखों लोगों का भला होगा? अगर हाँ तो करो, नहीं तो छोड़ दो। उनका बड़ा अच्छा सिद्धांत है, मैं भी ऋणी हूं उनके विचारों का। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये है गांधीयन प्लान, जिसको कहते हैं ट्रस्टी से। अब एक बच गया, क्या? पीपल्स प्लान। 1945 में जन योजना आई और हमारे कम्युनिस्ट विचार के व्यक्ति थे, बहुत ही, उनके 4-5 क्वेश्चन हिस्ट्री में है। मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय। तो MN रॉय ने जो विचार दिए, वो जो अर्थव्यवस्था का प्लान बनाए, दैट्स कॉल्ड जन योजना, ये याद रखिएगा। तो 1945 इनमें से एक भी लागू नहीं हुआ, लेकिन जो सबसे ज्यादा सवाल आएगा ट्रस्टीशिप पे, बॉम्बे प्लान पे। और एक इनिशिएट कर लीजिएगा, तो वो ये क्या? विश्वेश्वरैया प्लान। पर सबसे ज्यादा बॉम्बे प्लान और ट्रस्टीशिप, इस पे याद रखिए। तो ये है, और ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, इसे इग्नोर करते हैं। नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इन दिस वे आई एम गोइंग टू बी एंड दिस वीडियो। हाय बेटा, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं इस वीडियो को अब समाप्त कर रहा हूं बेटा, और मैं नेक्स्ट वीडियो 15 मिनट के बाद जारी करूंगा, जो करंट अफेयर्स मार्च पे होगा। बाय द वे, आपके सवाल बिल्कुल पूछिए, वाजिब है, ये आपका हक है। एंड द इंटरेक्शन इज द फर्स्ट रूल ऑफ ए गुड एजुकेशन। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच इंटरेक्शन होना जरूरी है, प्रश्नोत्तर होना जरूरी है। हमारा पूरा उपनिषद डायलॉग वर्स में लिखा गया है, प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है, वार्तालाप शैली में, यानी संवाद शैली में लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जस्ट आफ्टर 15 मिनट्स लेटर। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।